जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार एक वोकैब की सीरीज अब ले रहे हैं। अभी तक हमने ग्रामर के बेसिक लेक्चर्स आपको दिए कि ग्रामर में आपको क्या चीज़ सीखनी है, कैसे सीखनी है। हमने अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। मैं फिर कन्फर्म कर दूँ, चूँकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने पूरा पढ़ा दिया क्या। नहीं बेटा, मैंने पूरा नहीं पढ़ाया। पूरा क्या, तनिक भी नहीं पढ़ाया। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि टीवी क्या है, एसी क्या है, कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, ट्यूबलाइट क्या है, इसके बारे में पहचान सिखाई। मतलब आपको, मतलब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, इनकी पहचान आपको सिखाई है। मैंने कोई चैप्टर, कोई फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ाया आपको, राइट। वैसे ही हम कुछ लेक्चर्स आपके लिए देना चाह रहे हैं वोकैब के लिए। हम चाहते हैं कि वोकैब में भी आप कुछ थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में जानते रहिए कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। एक आध दो फ्रेजल पढ़ा दिया मैंने आपको। होमोफोन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में मैंने कल काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था। फिर आज हम देखेंगे रूट वर्ड के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि हम रूट वर्ड की भी क्लास लेंगे, वहाँ बताएंगे कि रूट वर्ड एक ऐसा मेथड है वोकैब को सीखने का, जो आपके अंदर ये जज्बा पैदा करेगा कि सर शब्दों की ओरिजिन कहाँ से हो रही है। आप जब ये जान जाएंगे कि शब्दों की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, तो शब्दों को याद रखना फिर आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। बहुत ईजिली आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आइए देर नहीं करते, शुरू करते। देखिए, ये रूट मेथड जो होता है, रूट मेथड जो होता है भैया वोकैब को सीखने का, मैं कुछ पहले वर्ड्स लिखूंगा और फिर उन्हीं के सहारे हम उसके अंदर आए हुए रूट्स को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको हम डिकोड कर रहे हैं। फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड में लिखता हूं पहले आपके लिए। एक वर्ड लिखता हूं, एपीफोबिया। एक वर्ड लिखता हूं, एपीलॉजी। एक वर्ड लिखता हूं भैया, एपियरी। एपीफोबिया, एपीलॉजी, एपियरी, एपीसाइड। देखो, ये चार वर्ड है जिसके डिस्कस करना है जो हमें आज, इन चारों के बारे में। एपीफोबिया क्या है, एपिलॉजी क्या है, एपियरी क्या है, एपीसाइड क्या है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको इन शब्दों के बारे में पहले से पता हो और उनको सब पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन हम तो एक ऐसी क्लास को ही पढ़ा रहे हैं जो लर्नर्स हैं, अभी जो बिगिनर्स हैं, वो अभी जस्ट लर्निंग शुरू किए हैं, तो मैं उनको भी टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको आ रहा है तो मैं गुजारिश करूँगा आप लोग फिर से पूरे मन से सुने, ताकि जो आती हुई चीज़ें हैं और पक्की हो जाएँ। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग और ध्यान से देखें, समझें, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ, रूट मेथड कितना कारगर है वोकैब को समझने का, जानने का। तो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका रूट मेथड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रूट में कैसे काम करता है, बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर वोकैब को सीखने का रूट मेथड कितना कारगर है, तो अब मैं कहूँगा भैया ये सबसे प्योरेस्ट मेथड है। होता नहीं, इट इज़ द प्योरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग वोकैब। तो अगर आप ये जब देखेंगे कि प्योरेस्ट मेथड है, तो प्योरेस्ट मेथड का मतलब सबसे प्योर, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर मेथड है। बस इसकी समझ डेवलप करने के लिए बहुत समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन 10 दिन की क्लास करेंगे तो बस अब आप रूट के एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं। आप उन रूट्स को तो ईजिली डिकोड कर सकते हैं जो बहुत ही ईजिली विजिबल हो। लाइक दिस, ये विजिबल दिख रहा है अभी आपको। लेकिन ऐसे भी वर्ड्स आएंगे जिनके अंदर जो रूट बना होगा, जिस रूट से वो वर्ड बना होगा, वो रूट आपको विजिबल नहीं होगा, वो इनविजिबल टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं पहले ये मेंशन कर दूं कि इस गिवन क्वेश्चन में जो रूट यूज हुआ है उस रूट के बारे में डिस्कस कर देता हूं। एक पहला जो रूट यूज हुआ है, एपी। एपी, एपी रूट का इंग्लिश जो मीनिंग होता है एपी रूट्स का, बीज होता है भैया, बीज। मतलब एपी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बीज, मधुमक्खियां। जब भी कभी कोई शब्द एपी रूट से बनेगा तो आप समझ जाना कि उन शब्दों की मीनिंग में कहीं ना कहीं बीज वर्ड की मीनिंग आएगी, मतलब मधुमक्खियों से संबंधित कोई बात हो रही होगी, बीज से संबंधित कोई बात हो रही होगी, दैट इज बीज एपी। अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ है फोबिया, अफिक्स के तौर पर, फोबिया। फोबिया
को इंग्लिश में बोलते हैं फियर। फोबिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फियर। फियर एक इंग्लिश का शब्द है, डर। उसी डर को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? फोबिया। तो फोबिया को आप अपनी भाषा में क्या समझेंगे? डर, फियर। एक वर्ड यूज हुआ है लॉजी बेटा। लॉजी को अपनी भाषा में आप बोलते हैं स्टडी। ये कॉमन वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना कि स्टडी कर रहे हैं, लॉजी का मतलब भी होता है स्टडी। जितनी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो ना, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, तो लॉजी का मतलब उस चीज की पढ़ाई, राइट, दैट इज स्टडी। तो जहां भी लॉजी वर्ड आएगा आज के बाद, ये आज ये पहली बार हो रहा है और अंतिम बार हो रहा है। मतलब आज के बाद आप अब हमसे ये नहीं पूछेंगे सर लॉजी का मतलब क्या है, फोबिया का मतलब क्या है, एपी का मतलब क्या है। ये आपको वर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे, ताकि इनका इंग्लिश मीनिंग अगर आप जानते रहेंगे तो हर शब्द में ये रिवाइज होंगे, हर शब्द में रिपीट होंगे, ताकि आप इनको रिलेट कर पाए। ठीक है, लॉजी हो गया। नेक्स्ट लिखा है ARY। इसका मतलब होता है अ प्लेस, एक प्रकार का प्लेस। एक कोई प्लेस होता है ARY, जहां भी ARY है समझो कोई प्लेस डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर, किलिंग, किलिंग। तो अगर कहीं पर साइड लिखा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं किलिंग की बात चल रही होगी, हत्या की बात चल रही होगी, हत्या की। ARY लिखा है समझ जाओ किसी न किसी प्लेस की बात चल रही होगी। LOGY लॉजी लिखा है समझ जाओ स्टडी की बात चल रही होगी। फोबिया लिखा है समझ जाओ डर की बात चल रही है। और AP का मतलब होता है भैया बीज, मधुमक्खी। जब वो बात समझ में आ जाए तो ये वन टाइम है। अब हर वर्ड में जब भी कभी ये वर्ड आएंगे, फोबिया, लॉजी, ARY, साइड, तो आप समझ जाओ कि इसकी मीनिंग क्या निकलने वाली। बड़ा आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है एपी फोबिया, एपी फोबिया। एपी फोबिया को अगर हम ब्रेक करें तो बेटा क्या लिखेंगे? एपी प्लस फोबिया। बोलो हाँ, एपी प्लस फोबिया। मैंने कहा ना इसमें रूट बड़ा विजिबल है। जिन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है वो दोनों शब्द बहुत आपको इजीली दिखाई पड़ रहे हैं, इजीली विजिबल हो रहे हैं। तो आपने उसको अलग कर लिया। एपी फोबिया बना किससे होगा? एपी और फोबिया से। अच्छा, फोबिया का मतलब डर। अच्छा, डर किससे है? एपी से है। एपी का मतलब बीज से है, मतलब मधुमक्खियों से डर। तो मीनिंग क्या हो गई? फियर ऑफ बीज। ये हो गया। अगर किसी को मैंने कहा कि इसको एपी फोबिया है, इसका मतलब इसको मधुमक्खियों से डर लगता है, मधुमक्खियों से डर, फियर ऑफ बीज। करेक्ट है। आ जाओ एपीलॉजी। एपीलॉजी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एपी प्लस लॉजी। देखो हमको पता है कि एपीलॉजी बना किससे होगा? एपी और लॉजी से। अच्छा, लॉजी का मतलब स्टडी। अच्छा, स्टडी किसकी कर रहे होगे? एपी की, मतलब मधुमक्खियों की। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ बीज, स्टडी ऑफ बीज। मधुमक्खियों की जो पढ़ाई होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा भाई साहब किस सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने कहा सब मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मतलब तमाम आपके पास लॉजी वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो किसी ने कहा नहीं भाई साहब मैं आजकल तो एपीलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मैं आजकल एपीलॉजी पढ़ रहा हूँ। एपीलॉजी का मतलब एक ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर मधुमक्खी के बारे में सारी बातें बताई समझाई जाती हैं, दैट इज एपीलॉजी। एपीलॉजी इज स्टडी ऑफ बीज। कैसे पता लगा? एपी इज बीज, लॉजी स्टडी। करेक्ट है। वहीं से बात समझ में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। एपियरी, देखो एपियरी ARY है तो ये बना किससे होगा? एपी प्लस ARY। अब आपको पता है कि ARY का मतलब इज अ काइंड ऑफ प्लेस। अच्छा, कैसा प्लेस? जो जहां पर मधुमक्खी संबंधित वर्ड हो। इसका मतलब है कि अ प्लेस जहां पर मधुमक्खियों को पालते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज आर, यहां लिख दे रहा हूं केप्ट। कहते हैं कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है। वैसे रखने का मतलब पालने से है, तो उनको बोलते हैं एपियरी। फिर लिखा है एपी साइड। देखो ये किससे बना होगा भैया? एपी से बना होगा और साइड से बना होगा। बोलो हाँ। अच्छा, साइड का मतलब होता है हत्या, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो हत्या किसकी हो गई? मधुमक्खी की। तो आप क्या लिखेंगे? अब किलिंग ऑफ बीज। मधुमक्खी की अगर हत्या हो रही कहीं पर तो हम क्या बोलेंगे कि आजकल एपी साइड बढ़ गया है। अगर आजकल एपी साइड बढ़ गया है, इसका मतलब क्या बढ़ गया है? कि मधुमक्खियों की हत्या ज्यादा हो रही है, दैट इज एपी साइड।
तो आई होप कि रूट्स ने आपको इस लायक बना दिया होगा कि आप एक साथ कई सौ शब्दों को याद कर सकते हो। मतलब एक बार अगर आपको ये फोबिया, लॉजी, ARY, साइड, ऐसे और भी तमाम सफिक्स हैं, अगर इनको हम जान जाएं, बहुत सारे रूट्स हैं जिनको हम जान जाएं तो, और ये AP रूट जान जाएं तो हमें, आपको नहीं लगता कि आप एक साथ कई सारे शब्दों को समाहित कर सकते हैं? दिस इज द पावर ऑफ रूट मेथड। रूट का यही पावर होता है कि अगर आप जब रूट जान जाते हैं तो शब्दों को डिकोड करना, शब्दों को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जैसे अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। एक बार आप लोग, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, एक बार आप लोग पूरी बातों को देखिए, 10 सेकंड के लिए पॉज होकर एकदम एकदम 10 सेकंड के लिए पॉज होइए, रुकिए और पूरी बात को एक बार रिकॉल करिए। डन। आइए, देखिए एक अगला वर्ड पढ़ते हैं बेटा हम लोग, एवी। जैसे एवी का मतलब होता है बर्ड्स। क्या मतलब होता है? बर्ड्स, या फ्लाई करना। ठीक, उड़ना। बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। अब देखो मैंने एक वर्ड लिखा, एवियरी, एक वर्ड लिखा एवी साइड, एक वर्ड लिखा एवीलॉजी, एक वर्ड लिखा एवीफोबिया, एवियरी, एवीसाइड, एवीलॉजी, एवीफोबिया, एविएटर, एविएटर। तो कोई कुछ वर्ड्स हैं, हमें वन बाय वन इन सभी शब्दों की मीनिंग को समझना है कि आखिर एवियरी क्या है, एवीसाइड क्या है, एवीलॉजी क्या है, एवीफोबिया क्या है, एविएटर क्या है। मैंने अभी आपको समझाया था कि एक बार अगर इनको पढ़ लेते हैं तो बार बार ये हर शब्द में यूज होते रहेंगे, हर शब्द में। तो जैसे जैसे जितनी बार भी आते जाएंगे, आपका जो नॉलेज है उतना पक्का होता जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हर शब्द में अमूमन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आपको हर शब्द में दिखाई पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा, इनको आपको बार बार रिकॉल करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आइए हम समझते हैं इनकी मीनिंग क्या है। अब आपको पता है बेटा कि ये शब्द किससे बना होगा? एवी प्लस ARY। ये किससे बना होगा? एवी प्लस साइड। बोला करिए भैया, बात समझ में आए तो। एवीलॉजी, एवी प्लस लॉजी, एवीफोबिया, एवी प्लस फोबिया। बोलिए हाँ। बात समझ आए तो बोला करिए भाई। देखिए ये जो हमने लिखा एवियरी, एवीसाइड, एविलॉजी, एवीफोबिया, इन सब के मतलब समझते हैं। अब आपको पता है पहले से कि ARY पुराना वर्ड हो गया, एक प्लेस होता है। CID पुराना वर्ड हो गया, हत्या होती, किलिंग होता है। LOGY पुराना वर्ड हो गया, स्टडी होता है। फोबिया पुराना वर्ड हो गया, डर होता है। इस बार क्या हुआ कि प्लेस किससे संबंधित है? किसी एवी से। एवी का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। जैसे AP का मतलब बीज होता है, जैसे AP का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बीज होता है, तो वैसे ही बेटा AV का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बर्ड्स होता है। बात ध्यान रखना है, ठीक। तो जहां पर AV आएगा हम समझ जाएंगे किसी ना किसी बर्ड से रिलेटेड बात चल रही है। तो एवियरी का मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है। दैट इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट एवियरी। एवी साइड, एवी साइड का मतलब इस बार हत्या हो रही है, तो हत्या किसकी हो रही है? एवी की मतलब बर्ड्स की, तो हम क्या बोल देंगे भैया? किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की हत्या। एविलॉजी क्या है भैया? एविलॉजी है स्टडी ऑफ बर्ड्स। इस बार आपने कहा कि सर आजकल मैं एविलॉजी पे काम कर रहा हूं। तो अगर आजकल आप एविलॉजी पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली किसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं? बर्ड्स के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। एविलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। एवीफोबिया,
डर किससे है? एवी से, बर्ड से है। इसका मतलब फियर ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों से डर, फियर ऑफ बर्ड्स। तो ये कॉमन वर्ड हो गया, जैसा पिछली वाली स्लाइड में था वैसा इस स्लाइड में भी है, बस अंतर ये है वहां मामला एपी का था, 20 का था, यहाँ मामला एवी का है, मतलब बर्ड्स का है। आई होप कि बात क्लियर होगी, इसमें कोई संदेह कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड लिखा है एविएटर। अच्छा, इन जनरल आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, इन जनरल, जनरली क्या होता है कि अगर किसी शब्द में ओ आर या ई आर लगा होता है तो वो शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन को दिखाते हैं जैसे टीच में ई आर जोड़ोगे टीचर बन जाएगा, एंड डॉक्टर में देखो क्या होता है, ओ आर होता है, तो जैसे डॉक्टर है, टीचर है ना, तो वैसे ही एविएटर है सिंगर है, डांसर है। तो ई आर या ओ आर वाले शब्द जो सफिक्स लगता है ई आर या ओ आर लास्ट में, इन जनरल, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, तो इन जनरल ऐसा होता है कि वो नाउन को कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉमन नाउन को डिनोट करता है। तो एविएटर का मतलब एक कोई पर्सन, कैसे जान गए, ओ आर लगा है तो इन जनरल उसको दिखाता है। तो एविएटर ये एक पर्सन होगा। अच्छा, कैसा पर्सन होगा? एवी का मतलब बर्ड से है, अच्छा एवी का मतलब फ्लाई से भी है, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई करती हैं। अब क्योंकि पर्सन की बात चल रही है ओ आर, तो पर्सन का संबंध बर्ड तो नहीं रहा होगा, लेकिन पर्सन का संबंध उड़ने से रहा होगा। एक जैसे आप वो समझते हो, अब पायलट, पायलट लिखना है यार, आई थिंक पायलट समझते होंगे आप लोग। पायलट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह उड़ाते हैं, मतलब अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट। जो लोग एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं ना, उनको हम इन जनरल क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं। उसी पायलट का हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? एविएटर। तो एविएटर इज अ पायलट, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, दैट इज एविएटर। तो कैसे पता लग गया? ये एवी का मतलब ही होता है फ्लाई करना, तो फ्लाई कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है, दैट इज अ पायलट। तो कुल मिला के एवियरी, एवीसाइड, एविलॉजी, एवीफोबिया, एविएटर, क्या ये पांचों वर्ड आपको 100% समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा? और इस कदर याद हो गया कि घर जाकर क्या आप किसी को इसको सिखा सकते हैं? इन शब्दों को आप किसी को सिखा सकते हैं? एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें कि इन शब्दों को क्या आप सिखा सकते हैं। ये वीडियो जब भी आप देखें, मुझे नहीं पता आप कब देखेंगे, लेकिन जब भी आप देखें, आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, यस सर इतना बढ़िया सीखा है कि हम घर जाकर किसी भी छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को हम बैठा के सिखा सकते हैं, याद करा सकते हैं। रूट वर्ड में चीज़ों को याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। अभी तक आपको जैसे इस स्लाइड में, वैसे ही इसके पहले वाली स्लाइड में, इस स्लाइड में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़े, ऑटोमेटिक याद रहेगा। बस एक बारी आपको डेवलप करना है कि रूट मेथड को पढ़ते कैसे हैं, इसके अंदर जो ये कुछ सफिक्स हैं और कुछ रूट हैं जो कैसे यूज होते हैं, इनको एक बार आप जान जाओगे तो फिर ये लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाओगे। लाइफ टाइम ये हर शब्द में कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो हम इस सीरीज को आगे आके ले चलते हैं। आइए कुछ और नए वर्ड सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बेटा यहाँ पे THEIST, थीस्ट, फिर लिखा मैंने ATHEIST, अथीस्ट, फिर लिखा मैंने THEISM, थियज्म, और फिर लिखा मैंने ATHEISM, अथियज्म, और फिर लिखा मैंने थीस्ट हो गया, मोनोथीस्ट लिख लो, मोनोथीस्ट, और एक और लिख लो लगे हाथ, पॉलीथीस्ट। ये मान लो हमको इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है, सपोज करो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप में से जो भी ऑडियंस इसको देख रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनको पहले से इनके बारे में पता हो। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वजह बहुत ही बेसिक शब्द है। तो ये बेसिक शब्द इतने बेसिक हैं कि जो बच्चा अगर तैयारी कर वग रहा है कहीं ना कहीं तो पता होता है, लेकिन हम तो घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पे लाई पढ़ा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चा अभी नया है, उसे पता नहीं है, और जब उसे पता नहीं है तो हमें उसको हर वो चीज़ सिखाना है जो उसके बेसिक लर्निंग में हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि शुरू से डेवलप करना है। वो क्या, इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सुना होगा आपने। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, तो मैंने कहा कि शुरू से शुरू करिए, मतलब शुरू से शुरू करिए, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच।
तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, तो शुरू कहाँ से करना है? फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग से, शुरू से। तो अगर आप वोकैब की समझ को डेवलप करना चाहते हैं तो एकदम शुरू से शुरू करिए ताकि दिक्कत ना आए। देखो, थीस्ट, अथीस्ट, थियज्म, अथीज्म, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। बस एक बार मेरी बात को 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कि आप सुनते कितना अच्छा है। लिखना बहुत बात का काम है, पहले आप सुनने की आदत डालिए, ठीक। आइए, मैं आपको पहले साइड में जो उसमें रूट्स यूज हुए हैं या जो भी इसके अंदर सफिक्स वगैरह आया है मैं समझा देता हूँ। देखो, उसमें एक वर्ड आया है THEI, THEI, THEI। थाई का मतलब होता है भैया गॉड या रिलीजन। भाई गॉड अगर बोलोगे तो रिलीजन ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा। रिलीजन, गॉड या रिलीजन। ईश्वर या ईश्वर संबंधित क्या? धर्म, धर्म को हम ईश्वर मानते हैं प्रकार से। फिर एक वर्ड यूज हुआ है IST। IST जो होता है बेटा, ये हमेशा किसी न किसी पर्सन को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन शब्दों के लास्ट में IST लगा होता है वो शब्द ऑटोमेटिक किसी न किसी कॉमन पर्सन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जितना भी आप बोलोगे इस तरह से जितने भी शब्दों को, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में IST आएगा समझ जाना कि ये किसी न किसी पर्सन को ही डिनोट करेगा, राइट। तो IST से जो भी वर्ड एंड होते हैं समझ जाना वो पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड देखो, IST के अलावा ISM लिखा हुआ है। अगर कभी ISM पे कोई शब्द खत्म हो रहा हो तो वो किसी थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, किसी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब सिद्धांत हो, कोई आइडिया हो, कोई थ्योरी हो ना, कोई और क्या बोल सकते हो, कोई फिलॉसफी हो। मतलब इस तरह से आपको कई सारे चीज़ें मिल सकती हैं। फिलॉसफी हो तो किसी न किसी फिलॉसफी को, प्रिंसिपल को, आइडिया को, थ्योरी को डिनोट करने का तरीका क्या है? ISM। मतलब शब्दों के लास्ट में जब भी ISM लगेगा तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं वो किसी थ्योरी, आइडिया, प्रिंसिपल और फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। नेक्स्ट लिखा है बेटा, इसमें ISM हो गया, मोनो लिखा हुआ है। देखो, मोनो एंड पॉली। देखो, मोनो वर्ड जब भी लिखा रहेगा तो मोनो का मतलब मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता है, वन वन बोलते हैं ना, मोनो मतलब एक एक। और पॉली का मतलब, जैसे मोनो का मतलब एक होता है वैसे पॉली का मतलब कई होता है। पॉली, पॉली का मतलब होता है इंग्लिश में मेनी। मेनी, इनका इंग्लिश अनुवाद क्या है? मेनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और ऐसा लिखा है। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गया कि भैया ये सारे वर्ड एक बार आप जान जाओ। जैसे आज के पहले अभी आपने ऐसे इस वाली क्लास में आपने देखा फोबिया, लॉजी, ARY, साइड। ये अब लाइफ टाइम के लिए अमर हो गया, आप हर बार आता रहेगा, बस आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो वैसे ही एक बार आपको पढ़ना है कि THEI क्या रिप्रेजेंट करता है, IST क्या रिप्रेजेंट करता है, ISM क्या रिप्रेजेंट करता है, मोनो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आपको अब बार बार इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हर सेंटेंस में लागू होगा, मतलब हर शब्द में लागू होगा, और हर शब्द में लागू करते करते इस कदर रट जाएगा कि आपको बहुत याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। आइए, लिखा हुआ है भैया कि थीस्ट। अच्छा, ये बना किससे होगा? ये बना होगा THEI प्लस IST। बोलो हाँ, बोला भी किया करिए भाई। THEI प्लस IST से बना होगा। ईस्ट वर्ड बना होगा, THEI एक रूट रहा होगा और IST एक उसका सफिक्स यूज किया गया है। इसका मतलब है कि ये इसी से बना हुआ है। अच्छा, हमको पता है कि बेटा IST का मतलब कोई पर्सन, और एक ऐसा पर्सन THEI, आई का मतलब गॉड या रिलीजन। मतलब इसका मीनिंग होता है बेटा अ पर्सन हु, वन लिख लो ज्यादा बेहतर है, जगह कम है। अ पर्सन का मतलब वन, वन मतलब कोई पर्सन, वन हु बिलीव्स इन गॉड। कहते हैं जो आदमी किसी भगवान पर भरोसा करता है, जो आदमी अगर ईश्वर पर भरोसा करता है उसको बोलते हैं थीस्ट। कैसे पता लगा? वन का मतलब कोई पर्सन, अब पर्सन है ये कैसे पता लगा? IST देखकर। IST देखकर आप ये जान जाएंगे सर ये कोई ना कोई पर्सन है, और एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर या रिलीजन में बिलीव करता है। ईश्वर का मतलब रिलीजन, दोनों बातें एक साथ चलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो धर्म को मानता हो, जो धर्म को मानता होगा वो धार्मिक हो ही जाएगा, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर ईश्वर से कनेक्ट हो जाएगा। भाई जिस भी धर्म को आप फॉलो करेंगे तो उस धर्म के जो भी
महारथी लोग होंगे उनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड। अच्छा नेक्स्ट तो लिखा है अथीस्ट। अच्छा एक बात बताओ, एथीस्ट किससे बना है? ये बना है थीस्ट में ए लगा दिया, थीस्ट में ए लगा दिया। और थीस्ट क्या है? यही है वन हु बिलीव्स इन गॉड। आपको कल बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वर्ड के पहले कुछ प्रीफिक्स लगा दिए जाएं, लाइक इन, लाइक अन, लाइक डिस, लाइक इल ना, लाइक इन, ये तमाम ये इन, अन, डिस, इल, इन, ए, ये जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो इस शब्द की मीनिंग को क्या करते हैं बेटा? ऑपोजिट करते हैं। मतलब अब जो मीनिंग आएगी ऑपोजिट आएगी, उल्टी आएगी। कल हमने एग्जांपल भी दिखाया था आपको कई सारे। हमने कहा भाई क्लियर में अगर लगा देंगे अन तो क्या बन जाएगा? अनक्लियर। अब बताओ अनक्लियर की मीनिंग जो होगी उसकी उल्टी क्लियर की होगी, क्योंकि क्लियर का मतलब स्पष्ट, तो उसका उल्टा अनक्लियर, अस्पष्ट। तो कुल मिला के ये बात आपको कल समझाई गई थी मैंने, जो लोग कल का लेक्चर नहीं लिए जाके देखें उसको। तो वैसे ही देखा रहा, थीस्ट का मतलब जो भी होता होगा ये ए लगने से क्या हो जाएगा? उसकी मीनिंग पलट जाएगी। मतलब थीस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी जो ईश्वर या धर्म में बिलीव करता हो, लेकिन ए लगा दिया इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो ईश्वर या धर्म में बिलीव नहीं करता है। मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कह रहे हैं कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर में बिलीव ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता। जब ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते उसी को हम बोलते हैं एथीस्ट, राइट। एथीस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता है। कैसे पता लगा? वो यहां से पता लगा कि बेटा थीस्ट के पहले ए लगाया गया है, इसका मतलब इसकी मीनिंग अब जो होगी वो थीस्ट की उल्टी होगी। और थीस्ट की क्या मीनिंग है? एक ऐसा आदमी जो ईश्वर बिलीव करता हो, तो क्या हो जाएगा? ना करता, डज नॉट बिलीव। नेक्स्ट लिखा है थियज्म। अच्छा एक बात आप समझिएगा, जैसे जो थीस्ट है वो एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि थीस्ट का मतलब कोई आदमी जो बिलीव करता होगा ईश्वर में, धर्म में, उसको हम थीस्ट बोल देंगे। तो अब वो आदमी कौन है? पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब वो कॉमन नाउन है, वो कोई भी हो सकता है। थीस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? थियज्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थियज्म का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा नाउन जो एग्जिस्ट ना करता हो, फीलिंग्स में होता है, तो थियज्म उसको बोलते हैं। हमको पता है कि ISM का मतलब बना किससे होगा? ये बना होगा THI और प्लस ISM। और हमको पता है कि ISM का मतलब एक प्रकार की फिलॉसफी, एक प्रकार का आइडिया, एक प्रकार का प्रिंसिपल, एक प्रकार का थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो आगे लिखा है गॉड से संबंधित, एक ऐसी थ्योरी जिसमें ये माना जाता है कि गॉड है, मतलब गॉड पे बिलीव किया जाता है। एक ऐसी थ्योरी मतलब अ थ्योरी इन विच गॉड इज बिलीव्ड, एक ऐसा फिलॉसफी, एक ऐसा विचार जिसमें लोग ईश्वर को मानते हैं, उस थॉट को बोलते हैं थियज्म। ऐसे आपने कहा कि सर डू यू बिलीव इन थियज्म, आपने हमसे पूछा कि डू यू बिलीव इन थियज्म, दैट मीन्स कि क्या आप थियज्म बिलीव करते हैं, मतलब कि एक ऐसी थ्योरी में जिसमें यह मान्यता है कि ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, ईश्वर विश्वास होता है, मतलब ईश्वर है, ईश्वर पे बिलीव किया जाता है। तो थियज्म का मतलब क्या हो गया? अ थ्योरी इन विच गॉड इज बिलीव्ड, गॉड इज बिलीव्ड, मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसमें ईश्वर के ऊपर भरोसा किया जाता है, ईश्वर को माना जाता है, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? थियज्म। थियज्म। अच्छा इसी का उल्टा क्या है? एथियज्म। देखो एथियज्म, एथियज्म किससे बना है? थियज्म के पहले ए लगा लेने से वो बन जाएगा एथियज्म। जैसे थीस्ट के पहले ए लगा लेने से एथीस्ट बन जाएगा। तो जो मतलब थियज्म का है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एथियज्म का। अच्छा एथियज्म का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी थ्योरी जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता। दैट मीन्स कि अ थ्योरी या प्रिंसिपल, जो भी आपको लिखना हो, इन विच गॉड इज नॉट बिलीव्ड, गॉड इज नॉट बिलीव्ड, मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसमें ईश्वर को माना ही नहीं जाता, ईश्वर पे विश्वास किया ही नहीं जाता, उस थ्योरी को बोलते हैं एथियज्म। जैसे किसी ने कहा, जैसे आजकल देखा होगा आपने, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, चाइना या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान, चाइना,
जितना भी कंट्रीज में आप जाओ, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में आप जाएंगे देखेंगे ना, आजकल एक नई वैरायटी ऑफ पीपल का डेवलप हो रही है। वो ये, ना तो वो हिंदू के उपासक है, ना मुस्लिम के उपासक है, ना वो बौद्ध के फॉलोअर है, ना जैन के फॉलोअर है, ना क्रिश्चियन के फॉलोअर है। वो एक अलग ब्रीड पैदा हो रही है। अच्छा, वो पहले थे किसी के, वो पहले हिंदू के भी हो सकते थे, वो पहले मुस्लिम के भी थे, पहले जैन के भी थे, पहले बौद्ध के या क्रिश्चियन के, किसी न किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन अभी पिछले इन 10 सालों में जो मुझे मालूम पड़ा पढ़कर, इन पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारा बौद्ध का फॉलोवर, जैन का फॉलोवर, मुस्लिम का फॉलोवर, ना हिंदू का फॉलोवर, क्रिश्चियन का फॉलोवर, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है, एथीस्ट बन रहा है। मतलब पहले ये किसी न किसी के उपासक थे, किसी न किसी धर्म के फॉलोवर थे, तो थीस्ट हो गए, जो विश्वास करता है ईश्वर में। अभी वही सारा लोग क्या हो रहा है, अथीस्ट बन रहा है। मतलब अब उनको किसी धर्म या किसी ईश्वर में विश्वास है ही नहीं है। और ये मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, ये कोई फेक न्यूज आपको नहीं सुना रहा हूँ। आप गूगल पे चाहो तो चेक कर सकते हो, यू कैन चेक ऑन गूगल। ये एक बहुत बड़ा एक थ्योरी डेवलप हो रही है, एक बहुत बड़ी मॉब आके एक क्रिएट हो रही है, जो ये कह रही है कि साहब हम देखो, हम तो विश्वास ही नहीं करेंगे, मैं नास्तिक बन रहा हूँ। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, नास्तिक। भाई जो मानता है उसको थीस्ट बोलते हैं, मतलब आस्तिक, आस्था है, और जो नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक, आस्था नहीं है। तो नास्तिकों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है रादर देन आस्तिकों की संख्या से। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, वो चर्चा करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो बना नहीं है कि नास्तिकों की संख्या मतलब अथीस्ट की संख्या क्यों बढ़ रही है थीस्ट की अपेक्षा। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फैक्ट्स हैं, वो आप भी शायद समझते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं समझते गूगल सर्च करिए मिलेगा। लेकिन जो बता रहा हूँ मैं कि आज का मार्केट में, अब मैं इंडिया में देख रहा हूँ, इंडिया में ही मैं अभी अपने इसी टीचिंग करियर में, छोटे से करियर में, ऐसे कई लोगों से मुलाकात मेरी हुई है जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते। उनमें से कुछ पहले हिंदू थे, या उनमें से कुछ पहले मुस्लिम थे, उनमें से कुछ पहले कोई और थे, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो कोई अधार्मिक पीपल बन गए हैं ना मानने से, ऐसा भी नहीं। अच्छा, आपके मन में अगर ख्याल आ रहा हो, अरे सर जो लोग धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे वो तो फिर अधार्मिक हो जाएंगे, मतलब वो तो फिर राक्षस बन जाएंगे, ना बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सोचना भी मत। स्टीफन हॉकिंस, पता होगा आपको, वो बेचारा मर गया, वो कभी किसी ईश्वर विश्वास नहीं किया, वो ईश्वर को मानता ही नहीं था। ऐसे हमारे जो ई बराबर एम सी स्क्वायर के जो आइंस्टीन आइंस्टीन हमेशा आस्तिक रहे, मतलब ईश्वर को मानते हुए आए हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कभी नहीं माना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ईश्वर पर नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, तो आप राक्षस बन जाएंगे, या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, या आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लाइफ में तरक्की नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। ये सब भ्रांतियां हैं, लोगों ने आपके मन में भर दिया है। मैं आपको ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों नाम गिना सकता हूं जो नास्तिक हैं, फुल नास्तिक हैं, और लेकिन एक नंबर के आदमी हैं। इसका मतलब नास्तिक होना, आपका गड़बड़ हो जाना, ये कोई लिंक नहीं करता, ये कोई बात नहीं होती कि जो आदमी नास्तिक है वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो आस्तिक है भाई वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मैं ये मानता हूं कि जो आदमी आस्तिक है, थीस्ट है, उसका बर्बाद होना ज्यादा लाजमी है, ज्यादा चांस है। लेकिन जो नास्तिक है ना, वो बहुत कम होगा कि वो बर्बाद होगा। मतलब वो नेगेटिव काम करेगा, वो पॉजिटिव काम ही करेगा, कंस्ट्रक्टिव काम करेगा, बढ़िया आदमी होगा। ये आपको समझना है। तो जो थीस्ट है, मैंने कहा जो अथीइज्म है, एथीइज्म की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। एथीइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने का मतलब अथीस्ट, नास्तिकों की संख्या का बढ़ना। आइए आगे चलते हैं। मोनोथीस्ट क्या बेटा, बना किससे होगा, मोनो प्लस थीस्ट, मोनो प्लस थीस्ट। अच्छा, अब अगेन देखो, थीस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी जो ईश्वर पे बिलीव करता हो। अच्छा, कितने ईश्वर को मानता हो, मोनो, एक ईश्वर को, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन। थीस्ट का मतलब एक पर्सन जो बिलीव करता हो। हमने कहा कितने ईश्वर बिलीव करता हो, आपने कहा सर मोनो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो केवल एक ही ईश्वर को मानता है। जैसे आप अपने अपने धर्म में आ जाइए। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू में क्या है कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो हनुमान जी का फॉलोअर है, कट्टर हनुमान जी का फॉलोअर है, मतलब डेली उनको हनुमान जी की पूजा करनी। ठीक, एक हमारा कुनबा ऐसा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो काली माँ का पुजारी है,
वो काली माँ के ही उपासक होते हैं। आप चले जाओ बंगाल में, कलकत्ता में, तो वहाँ पे सब आपको काली के उपासक मिलेंगे, वो किसी और देवी देवता को मानते भी नहीं। आप चले जाओ मथुरा, वृंदावन, तो वहाँ पे आपको सब के सब राधा के उपासक मिलेंगे, कृष्ण के उपासक मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अगर अपने भारत के पूरे देश को अगर आप देखें कायदे से, तो अलग अलग जोन में आप जब जाएंगे ना, तो उस जोन में जिस ईश्वर का प्रभाव ज्यादा है, उसी ईश्वर के उपासक भी आपको ज्यादा मिलेंगे और कट्टर समर्थक है वो। आप चले जाओ महाराष्ट्र में, वहां पे मुंबई में, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे गणेश जी के बलभर उपासक मिलेंगे आप। गणपति वहां पे बहुत भयानक तरीके से मनाया जाता है। जिस लेवल पे लोग कलकत्ता में नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, उसी लेवल का सेलिब्रेशन लोग गणपति पे करते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन है उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का कलकत्ता में होता है, क्योंकि हर जगह के अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं किसी को गलत या सही कहने नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मोनोथिस्ट का मतलब क्या है। जैसे हमारे धर्म में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम एक ही ईश्वर को माने। मैं बस कई ईश्वर हैं, हम जिसके भी हमारे इष्ट देवता हमारा जो भी होगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन कुछ धर्म ऐसे, हिंदू को छोड़ दो, बाकी धर्म ऐसे हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही मानना ही है। जैसे आप मुस्लिम में हैं तो मुस्लिम में अल्लाह के ही उपासक बन सकते हैं आप। बौद्ध में हैं तो आप गौतम बुद्ध को ही मान सकते हैं। आप जैन में हैं तो आप महावीर जैन को ही मान सकते हैं। क्रिश्चियन में है तो आप जीसस को ही मान सकते हैं। तो फिर वो सिंगल वैसे भी हो गया। इसका मतलब अदर धर्मों के लोग पहले से ही मोनोथिस्ट हैं, पहले से ही मोनोथिस्ट है। लेकिन अभी हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग मोनोथिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एक ही पर्टिकुलर देवता को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई गलत भी नहीं है। वजह ये कि भाई आप 72 देवी देवताओं को फॉलो कर भी नहीं सकते, किसी एक के बनो और वही आपके नैया पार कर देंगे, क्योंकि ईश्वर एक ही है अल्टीमेटली। आप किसी भी रूप में देख लो, किसी भी रूप में देख लो, ईश्वर आपको एक ही मिलेगा। तो अगर हम एक को फॉलो कर रहे हैं, समझो ईश्वर से आपकी मुलाकात हो रही, बस आप सच्चे दिल से उनको याद करिए। तो मोनोथिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक ईश्वर पर बिलीव करता हो, एक धर्म पर बिलीव करता हो। एक धर्म का मतलब एक ईश्वर, ठीक है। मतलब वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। एक ऐसा पर्सन जो किसी एक ही ईश्वर पे बिलीव करता हो, उसको बोलते हैं मोनोथिस्ट। वन गॉड का मतलब वन रिलीजन अंडरस्टूड है, ठीक है ना। मतलब गॉड या रिलीजन दोनों में से कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलीथीस्ट, अच्छा बना कैसे होगा भैया? पॉलीथीस्ट, आपको पता है कि थीस्ट का मतलब अगेन एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर बिलीव करता हो। अच्छा कितने ईश्वर पे? इस बार कह रहा है कि पॉलीथीस्ट, मेनी ईश्वर, मतलब एक ऐसा आदमी वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स या रिलीजन। मतलब एक ऐसा आदमी जो कई ईश्वर या कई धर्म पे बिलीव करता हो। भाई वो जाहिर सी बात है ऐसा वही कर पाएगा, ऐसा वही कर पाएगा जो बहुत डाउन टू अर्थ होगा, मतलब जिसके अंदर बहुत हम्बलनेस होगा। क्योंकि आम आदमी आसान नहीं है कि आप अपने धर्म के देवी देवता के अलावा दूसरे धर्म के देवी देवता को भी आप सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करें। ये बहुत बड़ी बात है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर बहुत इंसानियत होगी। और जो आदमी ये मानता होगा नहीं ईश्वर एक ही है, वो लोग भले अलग धर्म के हैं, वो अलग ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन उनका जो इष्ट है और हमारा जो इष्ट है दोनों एक ही है। ये बहुत कम लोग होंगे जो मान पाएंगे। आप खुद नहीं मान पाएंगे, आप अपने धर्म के हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, आप खुद नहीं मान पाएंगे कि शायद उनका ईश्वर हमसे बड़ा है, हमारे ईश्वर से हमसे छोटा है, और उनको सेम कैटेगरी में आप रख नहीं पाओगे। राइट। तो पॉलीथिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है इन मेनी गॉड्स या इन मेनी रिलीजन्स, कई धर्मों में या कई सारे ईश्वर को। भाई अगर आप किसी भी रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारे आपको धर्म के अलग अलग धार्मिक स्थल मिल सकते हैं। कभी आपको मस्जिद मिलेगी, कभी आपको मजार मिलेगा, कभी आपको गुरुद्वारा मिलेगा, कभी आपको कुछ और मिलेगा। तो आप अगर वास्तव में एक जिंदा दिल इंसान है तो मुझे लगता है कि ये आपको बनना चाहिए पॉलीथिस्ट। आप हर किसी की रिस्पेक्ट करिए, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस भी धर्म का वो आप जगह पे जा रहे हैं। अगर वो धार्मिक स्थल है किसी भी पर्टिकुलर धर्म का, तो आपका फर्ज बनता है उस धार्मिक स्थल पे सजदा करना, सर झुकाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुप्रीम है किसी न किसी धर्म के। तो आपके भी सुप्रीम हुए, बिकॉज उनका सुप्रीम भी आपका सुप्रीम है और आपका सुप्रीम भी उनका सुप्रीम है। वो अलग बात है कि हम मान नहीं पा रहे हैं, लेकिन है सब एक।
क्योंकि सब लोग एक ही बात कहता है, ईश्वर एक है। तो अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि उनका सुप्रीम और मेरा सुप्रीम दोनों एक ही है। करेक्ट? तो पॉलीथीस्ट, मोनोथीस्ट, एथियज्म, थियज्म, अथीस्ट एंड थीस्ट, आई होप ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। एक बार जरा आप लोग 10 सेकंड के लिए पॉज दे रहा हूं, आप लोग जरा देखें, समझें, सारे वर्ड्स याद हो गए, रिलेट करिए जरा, एक बार आप लोग कमेंट करें। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए और इस कदर याद होने चाहिए बेटा कि ये शब्द आप जाके किसी को भी सिखा पाएं। एक बार आप इनको जब याद कर लेंगे कि पॉली क्या होता है, मोनो क्या होता है ना, ये आईएसएम क्या होता है, आईएसटी क्या होता है, टीएचईआई क्या होता है, तो आपको फिर वर्ड्स के साथ खेलना आ जाएगा। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए कॉन्फिडेंस दे रहा हूं क्योंकि एक बार इनको ढंग से पढ़ना होता है। रूट मेथड इज द ओरिजिनल मेथड ऑफ लर्निंग वोकैब। किसी भी वोकैब को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आपके पास ये ओरिजिनल मेथड है। बाकी सारे मेथड इसी के सब्स्टिट्यूट है। इसको डेवलप करिए। इट विल टेक टाइम, नो डाउट, बट इट विल रिजल्ट। ये समय लगता है, समय लगेगा, लगना भी चाहिए, तुरंत तुरंत कोई चीज़ मिलती नहीं है, बट एटलीस्ट आप इस बात को समझिए कि एक बार अगर ये डेवलप हो गया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत कारगर होता है, बहुत कारगर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ क्लासेस में रूट की आपको दे दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे, आप अपने से भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। टीचर के भरोसे ही सारा कुछ मत पटक दीजिए कि टीचर कराएगा तभी आप करेंगे। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, हम आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। ऐसे ही आप जब पढ़ेंगे तो मन भी लगेगा और एक दिन में आप बहुत सारे वर्ड्स को सीख पाएंगे। एक दिन में बहुत सारे शब्दों को आप सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये सारे वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे और आप घर जाकर किसी को भी याद करा सकते हैं। ये सारे शब्द आप किसी को भी आज जाकर याद करवाइएगा ताकि आपको लगे हाँ सर याद हुआ है। तो इन सारे शब्दों को आज जाके बढ़िया से लिखिए, देखिए, सुनिए, समझिए, लिख लिख कर पढ़ने की आदत डालिए, ना कि बोल बोल कर या देख देख कर, लिख लिख कर। बाई राइटिंग से सब कुछ डेवलप कर, जितना आप राइटिंग करेंगे उतना बेहतर होगा। मैं रोज कहता हूँ बेटा जो आप पढ़ा करिए, चाहे ग्रामर चाहे वोकैब, 5 टाइम्स आपको लिखना है। 5 टाइम्स, 5 बार लिखना है, पर डे लिखना है, अप टू 7 डेज लिखना है। डेली की ये आदत डालिए। ये मैं रोज कहता हूँ, आप डिपेंड करता है कि आप मुझे फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर ऐसा करिएगा और आप देखेंगे, यू विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल, यकीन मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आज का लेक्चर में यही रोकता हूँ। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जाके बढ़िया से रिवाइज करिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।